Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today 27th August of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन इंटरपोल जो हम लोग ने कल बात की थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंटरपोल जो क्या कहते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको हेडक्वार्टर का नाम बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन आता है ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब पड़ा, किस ईयर में पड़ा और इससे पहले इसका क्या नाम था। ईयर बताना है और इससे पहले क्या नाम था वो आपको बताना है। तो ये दोनों चीज़ बतानी है। तीसरा क्वेश्चन आता है एनआईए 2019 जो अमेंडमेंट हुआ था, एनआईए का 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी गई है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। ये तीन क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन बताएं और प्लीज़ हर कोई जो वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। लाइक करने से हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है और कहते हैं हमें और अच्छा वीडियो बनाने की लगता है। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट हिट्स आउट एट सेंटर ऑन लोन मोरेटोरियम स्कीम। कि ये उस बात पे है कि जब लॉकडाउन के समय सेंटर ने कहा था कि जो लोन है, जिन लोगों का जो चल रहा है लोन, या कहते हैं किसी का कार लोन है या होम लोन है, तो वो 3 महीने तक क्या कहते हैं अपना लोन दे सकता है। क्या कहते हैं क्योंकि जा नहीं पा रहे थे लोग, बाहर नहीं निकल पा रहे थे लॉकडाउन का, तो उनको 3 महीने की रियायत मिलने की बात हुई थी। लेकिन उसमें इंटरेस्ट जुड़ना है ऐसा सेंटर ने कुछ नहीं बताया था। तो इसमें वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और वेडनेसडे क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर हाइडिंग बिहाइंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे छुपा हुआ है विदाउट मेकिंग स्टैंड क्लियर ऑन द लोन मोरेटोरियम स्कीम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जो उन्होंने चालू की थी स्कीम, लोन मोरेटोरियम स्कीम, उसके बारे में वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है सेंटर, तो क्या कहते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। Government of India has ample powers under Disaster Management Act. You should clarify two issues कि whether इंटरेस्ट चार्ज होगा कि इंटरेस्ट लिविड होगा, कि इंटरेस्ट को वेव कर दिया जाएगा। तो ये आपको बताना होगा सेंटर को। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सेंटर बताए कि इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि द इशू was created by a lockdown. Now you cannot look into business alone, but plight of people should also be looked into. क्या कहते हैं ये इशू जो था वो लॉकडाउन के समय स्टार्ट हुआ था, तो ये आप अकेले नहीं डिसीजन ले सकते, आपको लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है आरबीआई, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था अप्रैल 1 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक्ट के द्वारा। क्या कहते हैं ये सेंट्रल ऑफिस इसका है कलकत्ता में था, लेकिन अब 1937 में ये मुंबई शिफ्ट हो गया था इसका सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस में गवर्नर बैठते हैं और इसकी सारी पॉलिसीज वहीं बनाई जाती हैं। ये पूरा प्राइवेटली ओन था पहले, लेकिन नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, तो उसके बाद रिजर्व बैंक पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके द्वारा क्या कहते हैं गवर्न किया जाता है। ये जो बोर्ड है ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ध्यान में रख के। इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो नॉमिनेट या अपॉइंट किए जाते हैं 4 साल के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली मेट्रो अवेट्स गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल की। दिल्ली मेट्रो जो है वो अवेट करेगी अब जब नया लॉकडाउन स्कीम चालू होगी, 1 सितंबर से नया अनलॉक चालू होगा, तो वो उसमें क्या कहते हैं मेट्रो को क्या खोला जाएगा कि नहीं, वही गवर्नमेंट के सोच रही है दिल्ली गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट खोलती है कि नहीं, उसी पे बात की है कि उसी के लिए सेफ्टी मेजर्स पूरे बनाए जा रहे हैं कि पूरी सैनिटाइजेशन हो रहा है और क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसी के बारे में पूरा वर्क चल रहा है मेट्रो में कि पूरी तरह से पूरा सिक्योर रहे, पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ चले मेट्रो, तो इसलिए काम उस पर चल रहा है। चलिए अगली न्यूज़ आती है CGHS स्टार्ट टेली कंसल्टेशन सर्विसेज टू ई संजीवनी। क्या कहते हैं CGHS ने क्या कहते हैं ई संजीवनी के द्वारा टेली कंसल्टेशन चालू किया है। ये पहले अवेलेबल होगा दिल्ली एनसीआर लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनके लिए पहले स्टार्ट किया गया इसे। ये इसलिए स्टार्ट किया गया टू फैसिलिटेट कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट थ्रू वर्चुअल मोड। कि CGHS से एक टेली कंसल्टेशन सर्विस चालू करा अगस्त 25 से, कल से वो 25 अगस्त से चालू कर दी गई है बेनिफिशियरीज के लिए। कि इसमें एक पेशेंट की एक
आईडी होगी, वो क्या कहते हैं उसको टोकन मिलेगा इसमें से, उसे बताया जाएगा कि वो ऑनलाइन क्यू में रहेगा, उसे पता चलेगा कब उसका नंबर आया। अपने टर्न आने पे वो क्या कहते हैं बात कर सकता है वीडियो कॉल के द्वारा, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके साथ कंसल्ट कर सकता है, और पूरी टेली कंसल्टेशन के द्वारा जो ई प्रिस्क्रिप्शन लास्ट में डॉक्टर देगा वो भी जनरेट होगा और वो क्या कहते हैं उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस भी है, ऐसा हर जगह होना चाहिए। तो ये पहले शुरू हुआ रहा है टू बिगिन विद स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, जैसे मेडिसिन के हो गए, ये ऑर्थोपेडिक्स या आई और ईएनटी, इन डॉक्टर ये क्या कहते हैं टेली कंसल्टेशन से जुड़े हैं अभी। तो धीरे धीरे सारे डॉक्टर को जोड़ा जाएगा, जिससे ई कंसल्टेशन या क्या कहते हैं ई संजीवनी प्रोसेस से कंसल्टेशन हो सके। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। NHAI halts work on NH248A over safety concern, की जो NH248A था उसका एक ब्रिज है सोहना रोड पे, वो कोलैप्स कर गया 22 अगस्त को, तो उसी पे NHAI ने क्या कहते हैं हॉल्ट किया है कि जो वर्क कर रहे थे वहाँ पे, जो कंपनी जिसको प्रोजेक्ट दिया गया था उसको कहा गया कि उसके ऊपर फाइन लगेगा 50,000 पर दिन का। जो क्या कहते हैं दो कंसेशनरीज हैं उनके ऊपर लगेगा 50,000 पर दिन का फाइन। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है NHAI, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं NHAI को। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसे 1988 में बनाया गया था, जो रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ओवर 50,000 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे उसको, आउट ऑफ जो 1,15,000 किलोमीटर इंडिया में है। इट इज़ नोडल एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक नोडल एजेंसी है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवेज की, सैटेलाइट मैपिंग हो सके हाईवेज की। सुखबीर सिंह संधू जो IAS है वो इस वक्त इसके प्रेजेंट चेयरमैन है NHAI के, अक्टूबर 2019 से। इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1988 द्वारा बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के लिए। ये कहते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी टू डेवलप मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवेज इंटरेस्टेड टू इट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवेज है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए या मैनेज करने के लिए वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ASI क्रिएट 7 न्यू सर्कल्स, की ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो 7 नए सर्कल बनाएगा, ऐसे इसमें बताया गया। तो इंपॉर्टेंट आता है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सकवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए वर्क करता है। ये एक अटैच ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसके साथ मिलकर ये वर्क करता है। ये फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल हम लोग देखेंगे। अब आते हैं एडिटोरियल पे। पहला एडिटोरियल जो देखेंगे वो है अ शॉट इन द डार्क। कि अ शॉट इन द डार्क, पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाया लिटिल मेरिट बट इंडिया मस्ट मेक इट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी सीरियसली। कि जो उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है उसको सीरियसली लेना चाहिए इंडिया को, और एक्शन लेना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसने एलिगेशन लगाया इंडिया पे। तो इसमें वही बताया गया कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल ओवर पाकिस्तान सो कॉल्ड स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट था उस पर प्रोटेस्ट किया इंडिया ने। चलिए पहले देख लेते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आगे का एडिटोरियल देखेंगे। UN सिक्योरिटी काउंसिल ये एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जो इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के वर्क करते हैं। इसमें जो रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ द UN मेंबर टू द जनरल असेंबली, की जो इसके UN मेंबर होते हैं वो उसमें कहते हैं जनरल असेंबली में जोड़े जाते हैं इसके। The UNSA is the only UN body with the authority to issue binding resolution on the member states, कि रेजोल्यूशन बाइंड कर सकता है मेंबर स्टेट्स के ऊपर, सिर्फ यही अथॉरिटी है। इसे बनाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 टू एड्रेस द फेलिंग्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। जो लीग ऑफ नेशन थे वो जो बिछड़ रहे थे, जो वर्ल्ड पीस को डैमेज हो रहा था उस वक्त, तो उसको रोकने के लिए इसे बनाया गया था। इसका पहला सेशन हुआ था 17 जनवरी 1946 को, which was largely paralyzed by the Cold War between the United States and Soviet Union and their respective allies। ये जो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत नेशन के बीच में जो कोल्ड वॉर था उसके बीच से किया गया था कि वर्ल्ड पीस बनाए रखने के लिए। द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर इसके परमानेंट होते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और USA। इसके ये क्योंकि ये पावरफुल स्टेट्स हैं, ये और एक सक्सेसर स्टेट्स हैं जो विक्टर्स थे उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में।
परमानेंट मेंबर्स कैन वीटो एनी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन, की कोई सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन परमानेंट मेंबर्स वो कर सकते हैं. द रिमेनिंग 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन अ रीजन बेसिस टू सम टर्म ऑफ 2 years. की जो 10 मेंबर रिमेनिंग 10 मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं रीजन बेसिस पे. द बॉडीज प्रेसिडेंसी रोटेट मंथली अमंग इट्स मेंबर, की इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है इस बॉडी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो रोटेट होती रहती है कुछ सालों में, कहते हैं चेंज होती रहती है हर साल लगभग. इस वक्त कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कंट्री हेड है, कौन सी कंट्री हेड है, ये आपको बताना है कौन सी कंट्री से हेड कर रही है इस वक्त, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. चलिए एडिटोरियल देखते हैं हम लोग. तो इसमें लिखा है कि पाकिस्तान एम्बेसडर सॉट टू पोर्ट्रे पाकिस्तान एज अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की. इसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि पाकिस्तान विक्टिम है इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की. इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, उसके कारण पाकिस्तान को क्या कहते हैं दिक्कतें हो रही है, और पाकिस्तान क्या कहते हैं इसका से भोग रहा है क्या कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के. पूरा पाकिस्तान ने गलत पूरे क्या कहते हैं जितने भी गलत क्लेम थे, बहुत गलत गलत क्लेम किए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी को. उसने ये भी कहा कि जो अलकायदा रीजन है उसको भी इंडिया क्या कहते हैं फंडिंग कर रहा है, और इंडिया की वजह से ये अलकायदा रीजन है, ऐसा उनका कहना था. उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन और जैसे इस तरह के लीडर जो हैं, जो टेरर ग्रुप हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनको भी पाकिस्तान ना पाकिस्तान के पास नहीं है, वो कहते हैं जिस रीजन में वो इंडिया के अंदर आता है. तो ऐसे कई गलत क्लेम उनके थे. और उन्होंने ये भी कहा इसमें इंडिया विच हैज डिस्क्राइब दिस एलिगेशन एज प्रीपोस्चरस एंड लाफेबल, की इंडिया ने इस एलिगेशंस को एक प्रीपोस्चरस और लाफेबल बताया, क्योंकि इस तरह का ऐसा कुछ है ही नहीं. पूरी दुनिया जानती है कि जो पाकिस्तान है वही क्या कहते हैं इन टेररिज्म या टेरर ग्रुप को बढ़ावा दे रहा है. नीड नॉट वरी अबाउट its reputation, give it a clean role in fighting terror and cooperating on the international stage to deny terrorist funding and safe haven, की इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने को दिखाना होगा दूसरों को इंटरनेशनल स्टेज पे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम टेररिज्म फंडिंग नहीं कर रहे, हम टेरर को रोकने के लिए वर्क कर रहे हैं, फाइटिंग टेरर, और कहते हैं कोऑपरेट करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज में कि टेरर को ख़त्म किया जाए, टेररिज्म को ख़त्म किया जा सके. तो इसमें एडिटोरियल में पूरा यही दिया गया है. चलिए अगला एडिटोरियल आता है सोबरिंग असेसमेंट, कि आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है मेक क्लियर देयर इज मोर पेन इन स्टोर फॉर द इकोनॉमी, कि अभी बहुत ज़्यादा पेन है स्टोर क्या कहते हैं इकोनॉमी में. तो उसमें पूरा है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में. चलिए अब आती है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2020. बैंकिंग सेक्टर एंड एनएमबीएफसी जीएस पेपर 3 क्या कहते हैं इसमें बताया गया है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स, कि जो मोरेटियम होता है लोन इंस्टॉलमेंट या डिफरमेंट इंटरेस्ट पेमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक अनलेस दे आर क्लोजली मॉनिटर एंड जुडिशली यूज, ये जुडिशली यूज हो उससे पहले से बनाया जाता है. आरबीआई इन जुलाई 2020 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट had warned that the NPAs of all scheduled commercial banks, जो SCBCs होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनको इंक्रीज कर दिया 8.5% जो थे मार्च में, उसको 12.5% मार्च 2020 में किया जाए. तो इसमें वही बात की गई कि इस पेंडेमिक के कारण जो एनपीएज हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्सन किए, उनमें काफ़ी ज़्यादा राइस आया है 14.7%. रिस्क अवर्जन बाय बैंक्स, क्या रिस्क अवर्जन क्या होता है बैंक्स के द्वारा, इंडिया नीड्स टू शो रिस्क अवर्जन, की जो क्रेडिट ग्रोथ में रिस्क आ रहा है उसको भी रोकना चाहिए. बैंक्स हैं कम्प्लीटली एक्सट्रीमली केयरफुल, की केयरफुल तो हैं बैंक्स लेकिन फ्रेश लोन लेने के लिए बोरोवर्स को, लेकिन ये भी लोन है कि लोन को टर्न बैड इन फ्यूचर, की लोन देने से इन फ्यूचर कुछ गलत ना हो जाए, तो इसको भी कि फंड लोन वापस ना आए, इंटरेस्ट ना दिया जाए कहते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही, काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसलिए ऐसा रोका जा रहा है. बैंक फ्रॉड क्या है कि फ्रॉड रिपोर्टेड बाय बैंक्स ऑफ ₹1 लाख above value have more doubled in फाइनेंशियल ईयर 2019-20, कि जो 1 लाख से ऊपर के लोन थे लोगों के, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आए कि उनमें फ्रॉड हुआ है. मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया इस ईयर में 2019-20 में. क्या कहते हैं नंबर ऑफ सच फ्रॉड हैव इंक्रीज बाय 28% इन वॉल्यूम, की 28% का इंक्रीमेंट आया है इन जैसे फ्रॉडों का, कि जो 1 लाख से ऊपर का लोन लेके लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं उसमें. तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ दिस फ्रॉड आर इन लोन पोर्टफोलियोज ऑफ बैंक, की जो लोन पोर्टफोलियोज हैं बैंक के उनमें ये फ्रॉड आ रहे हैं. द पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ दिस फ्रॉड, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें ही सबसे ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड आए 80%.
एवरेज लैग आए डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिमेन्स लॉन्ग, कि जो एवरेज लैग है डिटेक्शन में फ्रॉड के तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। स्लो इकोनॉमिक रिकवरी, की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्लो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर बाय पैंडेमिक, की इकोनॉमिक ऑफ काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की है इस पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण, और काफ़ी ज़्यादा शॉक आया कंजप्शन में जो बहुत ज़्यादा सीवियर था। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन वेकेशन एंड स्टेटमेंट, कि पहले ही जैसे वेकेशन में लोग जाते थे, इस बार पैंडेमिक कारण के लोग वेकेशन में इतना नहीं जा पाए, ना एंटरटेनमेंट जैसे मूवी हॉल्स या बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना, तो उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा मनी फ्लो नहीं हुआ और इकोनॉमी में इसीलिए ज़्यादा इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आया। ई वे बिल्स, जो ई वे बिल्स भी है इंडिकेटर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेडिंग एक्टिविटी। द रूरल डिमांड फेयर बेटर, ट्रैक्टर सेल्स की जो ट्रैक्टर सेल्स की काफ़ी ज़्यादा पिक आया है, क्या कहते हैं 38.5% पिक आया है जुलाई 2020 में। तो देयर वाज आल्सो इंक्रीज इन मोटरसाइकिल सेल्स, कि जुलाई में मोटरसाइकिल सेल्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया। तो ये सोचने की बात है, लोग वापस गए हैं तो लोगों ने खरीदारी भी की, लोग क्या कहते हैं ट्रैक्टर्स लिए हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि अब रूरल एरियाज में गांव साइड ही हम लोग वर्क करें, शहर ना जाएं, तो लोग ऐसे भी सोचे, कुछ लोग रुक भी गए और कुछ लोग वापस शहर भी चले गए। तो इन सम एरियाज जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट लॉज आर मोर सीवियर देन इन अदर एरियाज, की कुछ एरियाज में हॉस्पिटैलिटी, होटल्स और रेस्टोरेंट में इन सब एरियाज में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट आया, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, जिसमें ये बात की गई है। इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेमेशन रिमेन एलिवेटेड इन द सेकंड क्वार्टर, की काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड हुआ है सेकंड क्वार्टर में हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो जो क्या कहते हैं टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंडेड बाय एसेट मोनेटाइजेशन, की काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था वो फंडेड एसेट मोनेटाइजेशन से, उसे काफ़ी ज़्यादा रिवाइव किया जाता है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, द अज्यूम्स सिग्निफिकेंस एज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इस पोस्ट पैंडेमिक लॉसेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो रही है, इस पैंडेमिक जो अभी चल भी रहा है, लेकिन उसको एक पोस्ट पैंडेमिक अब समय बता दिया गया है कि पैंडेमिक के बाद का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉस आने भी है इन फ्यूचर भी, जब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तब भी लॉस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट में तब दिखेंगे मेजर अमाउंट में, कि कैसे लॉस आए हैं। चलिए अगला एडिटोरियल देख। अगला एडिटोरियल आता है पेरल्स ऑफ प्रीमेचुरली इम्पार्टेड लिटरेसी, कि बाय मेकिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अ टारगेट ऑफ अर्ली स्कूलिंग वी विल स्ट्रेच फर्दर एंड एम्बेडेड चाइल्ड। इसमें यही कहा गया है कि हम लोग इतने जल्दी से जो नई क्या कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी है उससे हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे, एक स्ट्रेस होगा उनके ऊपर उनकी चाइल्डहुड में, क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी उसमें जोड़ दिया गया। जैसे छोटे बच्चों को क्लास 6 से ही क्या कहते हैं इस कोडिंग हो गया, इस तरह की पॉलिसी जो लाई है वो काफ़ी सोचने की बात है कि उससे स्ट्रेस बढ़ेगा बच्चों के ऊपर। इसमें वही कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर पूरा ये एडिटोरियल है। इसमें ये कहा गया द प्लान्स आल्सो इम्प्लाइज अ हिस्टोरिक ब्रेक फ्रॉम द सिस्टम, जैसे कोथरी रिपोर्ट इन 1964-1966 जिसने रिकमेंड किया कि 10+2 सिस्टम को, एनईपी जो प्रपोज है न्यू स्ट्रक्चर ने उसमें 10+2 को 5+3+4 सिस्टम कर दिया है, इन विच द फर्स्ट 5 ईयर इंक्लूड 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल, जिसमें जो 5 साल शुरू के होंगे उसमें 3 साल प्री स्कूल के होंगे, स्टार्टिंग एट एज 3, की तीसरे साल से बच्चा स्कूल जाने लगे, फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 प्राइमरी स्कूल में, तो इस तरह अब ये चेंज कर दिया गया है कि पहले नर्सरी में जाएगा, नर्सरी में जाना बच्चे को ज़रूरी होगा, फिर 3 to 4 ईयर के जो हो जाएंगे तो बस उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट फिर नंबर सिखा जाएंगे। तो इसमें यही बात बताई गई। इसमें भी कहा गया मैनी पीपल बिलीव दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इंट्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड ऑफ 3 टू रीडिंग एंड राइटिंग, की ऐसा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि किसी छोटे बच्चे को 3 साल के बच्चे को रीडिंग या राइटिंग कराना गलत बात नहीं, ये भी सही है, लेकिन ये डाउट है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना देना बच्चों के ऊपर, वो सोचने की बात है। तो इसमें वही कहा गया कि व्हाट इज़ द हार्म इन कल्टिवेटिंग दिस स्किल फ्रॉम द अर्लीस्ट पॉसिबल एज, क्या कहते हैं इसमें क्या हार्म है कि छोटे बच्चों को स्किल सिखाया जाए छोटी एज से, तो वो ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा अच्छे से आएंगे, तो क्या कहते हैं ये भी गलत नहीं है। क्या कहते हैं इसमें क्या गलत है, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है। इसमें ये भी लिखा है कि फेथ इन अर्ली एक्विजिशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक्सटेंड्स टू द फीलिंग दैट एनी डिले ऑन दिस फ्रंट विल हार्म द चाइल्ड डेवलपमेंट, कि अगर कोई डिले होगा इस लिटरेसी या न्यूमरेसी में तो वो चाइल्ड के डेवलपमेंट में हार्म कर सकता है, तो ऐसा इसमें कहा गया है। नथिंग कुड बी मोर कॉन्ट्ररी टू ट्रूथ, अ लॉ
we must acknowledge that the matter is still regarded by many as a subject of debate. कि the एक key issue in the debate is the concept of reading itself. कि इसका की इशू यही है कि हम इसे किस तरह देखते हैं. इसका मेन इशू यही है कि हम बच्चों को किस तरह दिखाना चाहते हैं. एविडेंस ऑफ सच अ हैबिट, just reading without relating to the text or its author is far more common than using one's ability to read in order to make sense of a text. की हम विदाउट सेंस किसी चीज़ को पढ़ें वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है. हम उसको किसी सेंस के साथ पढ़ें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है. तो हार्म इस इसमें ये भी लिखा है कि हार्म इज डन टू राइटिंग व्हेन इट इज एक्वायर्ड बिफोर वन नीड्स इट. कि हार्म तब भी होता है राइटिंग में जब कोई उसे एक्वायर करता है, जब उससे पहले कोई जाने. राइटिंग इज बेसिकली अ मींस ऑफ कन्वेइंग वंस आइडियाज टू समवन. राइटिंग इसका मतलब यही होता है कि अपने आइडिया को हम किसी और को तक पहुंचा रहे हैं. इट बिकम्स अ मीनिंगफुल एक्टिविटी व्हेन एन इंटेंडेड ऑडियंस बिगिंस टू मैटर फॉर द स्मॉल चाइल्ड. की जब एक कहते हैं मीनिंगफुल एक्टिविटी किसी बच्चे को कहते हैं उसको मीनिंगफुल आइडिया प्रोवाइड करें, एक मैकेनिकल स्किल प्रोवाइड करें हम उन्हें, तो इसलिए भी ज़रूरी है. ये इस तरह से ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छी भी है और गलत भी है. लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया है द सोशल रियलिटी जो है मेक्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मिक्स ब्लेसिंग. जो अर्ली चाइल्डहुड को एक मिक्स ब्लेसिंग बनानी बाय प्रमोटिंग फाउंडेशन लिटरेसी की फाउंडेशन लिटरेसी को प्रमोट करके उन्हें न्यूमरेसी करके अर्ली स्कूलिंग को एक एजुकेशनल टारगेट बनाने. इससे बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस बढ़ सकता है उनके चाइल्डहुड में. तो इसमें एक क्वेश्चन है कि इतना ज़्यादा हम स्ट्रेस उन बच्चों को क्यों दें. चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं. अगले एडिटोरियल आता है मेकिंग एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म सक्सेसफुल. जो एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म है उनको सक्सेसफुल करना. कंसिस्टेंसी इन सेंट्रल पॉलिसी, कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स एंड कोलैबोरेटिव सेंटर स्टेट जो अप्रोच है सर उसको चेंज करना. इसमें लिखा है कि द टू न्यू ऑर्डिनेंसेस है वो इंटर स्टेट ट्रेड को बढ़ाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स जो है लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को क्या कहते हैं एक ऑप्शंस मिलेंगे कि वो क्या कर सकते हैं. However, there are difficulties that need to be addressed before the full benefits of this policy are released. की इस जब इसकी पॉलिसी पूरी तरह हो उससे पहले कई दिक्कतें भी हैं उनको भी देखना होगा, कई डिफिकल्टीज हैं. इसमें ये भी लिखा है एक क्वेश्चन आया था व्हाई इज दिस प्रॉब्लम रिलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. की जो प्रॉब्लम है कहते हैं बिकॉज द पॉलिसी सिग्नल्स आर नॉट वेरी क्लियर इन द लास्ट फ्यू इयर्स एज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एज वी विल सी. कहते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं. इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कई सालों से जो पॉलिसी बनी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली जो बनी है वो उतने फ़ायदेमंद नहीं थी, उतनी क्लियर नहीं थी कि लोगों तक पहुंच सके. जैसे 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल कैपिटल था तो कहते ई नाम चालू किया गया था लेकिन वो उतने ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया लोगों तक. इसमें ये बात की गई है. फिर जैसे पीएम आशा थी सितंबर 2018 में चालू की गई थी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का टू प्रोवाइड एन एश्योर्ड प्राइस टू फार्मर. की एक एश्योर्ड प्राइस जो अमाउंट उनको मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए. तो 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. की फार्मर्स इंश्योर्ड के रिटर्न मिले 50% तो मिले ही उससे ज़्यादा जितना उन लोगों ने कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन में लगाया हो. लेकिन पहले नहीं मिला था. इसका प्रोग्राम यही था ये जो पीएम आशा का, लेकिन वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. जैसे हमने देखा जो इनिशियल बजटरी आउटले था वो लेवल ऑफ एम्बिशन ऑफ द प्रोग्राम नहीं मैच करा था. 4,721 करोड़ का बनाया गया था 2018-19 में. लेकिन ये स्टडी बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसके दिखाया गया कि इस प्रोग्राम ने लार्जर आउटले बनाया कि कॉम्प्रेंसिव कवरेज के लिए. इसका इनिशियल आउटले जो 321 करोड़ का था 2019-20 में वो 500 करोड़ हैव बीन मार्क्ड इन. उसको जो 321 करोड़ था उसे 500 करोड़ बना दिया गया 2020-21 के लिए. तो इस तरह कई चेंजमेंट आए हैं लेकिन उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉलिसीज़ हैं वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही है. थर्ड इम्पॉर्टेंट इशू ये आता है कि मल्टीपल मार्केट फेलियर. की जो मल्टीपल मार्केट फेलियर की इंटरलिंकेज जो रूरल मार्केट्स में होता है वो डीलर्स के साथ फार्मर्स के साथ जो लिंक बनाया था उसको भी उतनी अच्छी तरह से नहीं बन पाया. तो वो भी दिक्कतें हैं. Thus, reform in the output market alone are not sufficient and must be supplemented and complemented with the liberalization of the lease market. की जो lease market में liberalization है उसको भी complement किया जाए और better access to credit and insurance market. की credit और insurance market में भी farmers का एक अच्छे तरह से उन्हें provide किया जाए. जिसके लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द रिसेंट एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म. क्या कहते हैं कि
पॉलिसी को कंसिस्टेंसी पॉलिसी में हो, कोलैबोरेटिव अप्रोच हो और एक कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म हो, तभी हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म जो है उनको अच्छी तरह से उनको सक्सेस मिल पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको चैनल का आपका वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए।